आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या भारतीय राजनीति में एक ऐसा दौर आ चुका है जहां प्रधानमंत्री को भी अंधेरे में रखा जा रहा है, या फिर ये एक ऐसी सोची समझी रणनीति है जिसमें अम्बली का बकरा पहले से तय कर लिया जाता है? सवाल बड़ा है क्योंकि गलियारों में चर्चा है। पीयूष, ये तूने क्या किया? हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौते और संसद में मचे हंगामे के बीच एक नाम सबसे ऊपर है, पीयूष गोयल। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डील की शर्तों में भारत के हितों को गिरवी रख दिया गया। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये नैरेटिव सेट किया जाने लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को तो इन बारीकियों का पता ही नहीं था। क्या ये मुमकिन है? एक प्रधानमंत्री जो अपनी बारीकी और डेटा के लिए जाना जाता है, उसे देश के सबसे बड़े व्यापार सौदे की उन शर्तों का पता न हो जिस पर राहुल गांधी ने हमलों की बौछार कर दी है। दरअसल सत्ता की वो बिसात है जहां जब जीत होती है तो सेहरा शीर्ष पर बंधता है, लेकिन जब संकट आता है तो एक चेहरा तैयार रखा जाता है जिसे कटघरे में खड़ा किया जा सके। रिपोर्ट बताती है कि इस डील के बाद अमेरिकी आयात पर टैरिफ कम होने की संभावना है, जिससे स्थानीय बाजार पर दबाव बढ़ेगा। पीयूष गोयल, जो वाणिज्य मंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा दे रहे हैं, अब उस दबाव के केंद्र में हैं। क्या उन्हें घेरा जा रहा है? क्या सत्ता के भीतर की खींचतान ने उन्हें उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बलिदान से होकर गुजरता है? लोकतंत्र में जवाबदेही चेहरे की नहीं पद की होती है, लेकिन जब नैरेटिव ये बनाया जाए कि मोदी जी तो अनजान थे, तो समझिए कि स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है, अगला पन्ना क्या होगा? जिस सरकार में कभी कोई इस्तीफा होता नहीं है, जिस सरकार के भीतर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर कितनी भी बड़ी गलती कर दे, इस्तीफा लिया नहीं जाता है, उस सरकार के भीतर क्या पहली बार कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का इस्तीफा होगा? क्या वाकई अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील भारत सरकार के गले की फांस बन चुकी है, जहां उसे लगने लगा है कि अगर उसने परिस्थितियों को नहीं संभाला तो इस देश के भीतर किसान और मजदूर जिस दिन सड़क पर उतर आएंगे, उसके बाद इस देश में विपक्ष की राजनीति सुलग उठेगी और उसके लिए एक मुश्किल हालात होंगे। वह भी उन परिस्थितियों में जब बार बार जिक्र किसान को लेकर, खेती को लेकर, इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गाहे बगाहे नहीं कमोवेश हर बार इसका जिक्र करते हैं कि कैसे इस देश में लाभार्थियों की कतार में सबसे ज्यादा लाभ इस देश के किसानों को होता है, मजदूरों को होता है और ग्रामीण भारत को होता है। लेकिन इस बार मामला क्या वाकई अलग है और यह परिस्थिति अब सरकार को डराने लगी है। इसीलिए खोजा जा रहा है वो कौन सा शख्स होगा जिसके मत्थे सब कुछ मढ़ा जा सके। ये सवाल शुरुआती दौर में कच्चे तेल को लेकर उभरे थे। उस वक्त ध्यान दीजिएगा, विदेश मंत्री ने पल्ला झाड़ लिया इस पूरी डील को लेकर और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने या कॉमर्स मिनिस्टर ने कच्चे तेल जो रूस से आता था उसको लेकर पल्ला झाड़ लिया और सब कुछ सौंप दिया विदेश मंत्रालय के तहत। यानी जिम्मा किसी ने नहीं लिया, सबने जिम्मा एक दूसरे पर झाड़ने का काम ही किया। लेकिन अब सवाल तो किसानों का है, कपास का है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है और इसके साथ उन तमाम एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज का है जिसमें ट्रेड डील में वह दूसरे देशों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएगी। और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इस दौर में जब बांग्लादेश का ही उभर कर सामने आ चुका है, तो सरकार के भीतर हर किसी के हाथ पांव फूल चुके हैं। इसीलिए रात के 12 बजे भी कॉमर्स मिनिस्टर उठते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं जो ट्रेड डील हुई वो सबसे बेस्ट है और उनकी जुबान पर राहुल गांधी को लेकर अपशब्द आ ही जाते हैं। किसने बना दिया इन्हें विपक्ष का नेता? सुबह होती है, एक बार फिर कॉमर्स मिनिस्टर जागते हैं और कहते हैं कि यह परंपरा तो बहुत पुरानी है, कहीं से कच्चा माल खरीद लीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। और यह तो कपास का क्षेत्र हो या कच्चे तेल का क्षेत्र हो, हर जगह तो यही होते आया है और भारत की यह पुरानी परंपरा रही है। तो रातों की नींद गायब है और दिन का चैन गायब हो चला है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को लेकर।
लेकिन परिस्थितियां यही नहीं थमती है। मसला तो यह है कि इन सब के बीच अब राहुल गांधी जब तथ्यों के साथ सामने उन परिस्थिति को रखने से चूक नहीं रहे कि इस देश के भीतर क्या स्थिति होने वाली है, तो एक झटके में राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए वो चाहे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हो, और अब तो खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में कूद पड़े हैं। तमाम मंत्री, तमाम नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी है और राहुल गांधी द्वारा बोले गए शब्द या तथ्यों को खारिज करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लग गई है। प्रधानमंत्री खामोश है। प्रधानमंत्री तो असम दौरे पर आज भी हैं। रोड शो चल रहा है, नाच गाना हो रहा है, सब कुछ देखा समझा जा रहा है। तो स्थिति इस देश के भीतर क्या वाकई इस सरकार के लिए संकटपूर्ण हो चुकी है? हमें लगता है कि आज इन परिस्थितियों को एक एक करके सामने रखा जाए उससे पहले एक हकीकत तो जान लीजिए। जिस ट्रेड डील को लेकर सरकार फंस चुकी है, उस ट्रेड डील की हकीकत 1 बरस पहले, जी ठीक 1 बरस पहले, फरवरी का महीना, 12-13 फरवरी का दिन 2025 का साल, प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन में थे और भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे होंगे इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। उसी चर्चा में 3 बातें निकल कर आई थी। पहली बात भारत के एनर्जी को लेकर थी। वो एनर्जी जो अभी तक भारत रशिया से सबसे ज्यादा ले रहा था, लेकिन अब उसे वेनेजुएला और अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना है क्योंकि ट्रंप चाहते हैं। डिफेंस सर्कल को लेकर चर्चा हो रही थी, वही डिफेंस जिसमें भारत दुनिया के दूसरे देशों से जो हथियार खरीदता है वो अगले 10 वर्षों में धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए अमेरिका की तरफ, उस पर भी चर्चा हो रही थी। और इन 2 परिस्थितियों के अलावे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते $500 बिलियन तक कैसे और किस तेजी से पहुंच जाएंगे और पहुंचाए जाएंगे, इसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। यानी सही मायने में 1 बरस पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन यात्रा के वक्त अमेरिका के साथ संबंधों की उस लकीर को पहली बार खींचा था, जिस लकीर पर भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई और इस अंजाम तक पहुंच गई कि अब सरकार के पास जवाब नहीं, विपक्ष का नेता निशाने पर है। इस देश के किसानों को राहत देने के लिए सिवाय इसके कि विपक्ष का नेता झूठ बोल रहा है, इससे हटकर कोई फैक्ट एंड फिगर सरकार के पास नहीं है। जब बात शुरू से शुरू हो रही है तो फिर 1 बरस पहले ही आपको लिए चलते हैं। 1 बरस पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी साल भर पहले दुनिया भर के मीडिया के सामने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों का खुला जिक्र कर रहे थे। उस वक्त डील का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन डील में मौजूदा वक्त में जो 6 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच जो हिस्टोरिक डील हुई है, उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है, ध्यान दीजिए। 6 फरवरी से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ हुई इस डील पर कुछ भी नहीं कहा। अगर कहा तो वह सोशल मीडिया या कहें ट्विटर के जरिए या एक्स पर जो लिखा उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को बधाई दी कि चलिए यह डील हो गई, बहुत शानदार है। ना वो ऑयल इंपोर्ट को लेकर कुछ कह पाए, ना ही वो डिफेंस सेक्टर को लेकर कह पाए।
और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कह पाए और ना ही टेक्सटाइल सेक्टर के मद्देनजर जो नया सवाल बांग्लादेश को लेकर उभर रहा है उस पर वह कुछ भी कह पाए। यानी वह डील जो 1 बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी के जहन में व्यापारिक और बायलैटरल रिलेशन को लेकर थी, आज की तारीख में वो सरकार खोज रही है कि दरअसल ये डील किसके मत्थे मढ़ दी जाए। तो क्या वाकई पीयूष गोयल का इस्तीफा तय है? क्योंकि यह देश किसान और मजदूरों के संकट को संभाल पाए या ना संभाल पाए, लेकिन उससे उपजी राजनीति को कोई भी राजनीतिक सत्ता संभाल नहीं पाती है। और यह बेचैनी इस वक्त सरकार के भीतर है। तो 2 सवाल इस झटके में बड़े हो गए हैं, राजनीति को थामा जाए या डील का हिस्सा किसी एक नेता के माथे मढ़कर यह कहा जाए कि गड़बड़ी हो गई होगी, लेकिन हम परखेंगे, समझेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या पीयूष गोयल का इस्तीफा हो जाएगा? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि सरकार तो हर एक कदम बढ़ाने पर फंसी हुई है और फंसी हुई परिस्थितियों के बीच कभी किसी एक का इस्तीफा लिया नहीं जाता है, अन्यथा भरभरा के सत्ता गिर जाती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है? कल रात 12 बज रहे थे और रात के 12:02 पर एक ट्वीट करते हैं खुद कॉमर्स मिनिस्टर और शुरुआत में ही गाली देते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी को। कैसे व्यक्ति को एलओपी बना दिया गया है। सुबह होती है, सुबह होने पर वो समझाना शुरू करते हैं कि देखिए, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं दरअसल उसका कोई सिर पैर है ही नहीं। और यह परंपरा तो बहुत पहले से रही है कि किस तरीके से सामान को आयात किया जाए, प्रोसेस किया जाए और निर्यात किया जाए, और यह परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है। राहुल गांधी इसे समझते ही नहीं है। जी, रात और सुबह प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी अपनी बातों की शुरुआत करते हैं तो निशाने पर पहले राहुल गांधी को लेते हैं। उसके बाद जो बताते हैं उसमें डील जो पीयूष गोयल ने डील की उसके अनुकूल अपनी बातों को वो रखते हैं। फैक्ट क्या है? हमें लगता है पहले पीयूष गोयल रात और सुबह दोनों को मिला देते हैं। जरा सुन तो लीजिए। Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage-managed, most artificial and fake narrative. मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है। मुश्किल यह है कि इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं जानते हैं कि इस दौर में जानकारी हासिल करना बहुत आसान काम है। और अब वो पुरानी परिस्थिति रही नहीं जहां पर आप किसी एक देश की सीमा के भीतर बांधकर अपने नजरिए को रखें और बाहर से कोई जानकारी आने ही नहीं दें। यह संभव है नहीं। तो जब यह संभव नहीं है तो फिर पीयूष गोयल जिन बातों को रख रहे उसकी कोई जमीन है? क्योंकि पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हां सही है, अमेरिका से आयात करेंगे, भारत में उसको प्रोसेस करेंगे और फिर निर्यात करेंगे। यह काम तो पहले भी होते चले आया है। लेकिन यहां समझना होगा कि क्या आयात करेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कपास को वो आयात करेगी, वह सूती धागा आयात करेगी, वह सूती बुना हुआ कपड़ा आयात करेगी, क्या आयात करेगी और भारत में क्या प्रोसेस करेगी? और उसके बाद उसी सामान को जो अमेरिका से 0% पर भारत में आएगा उसको 0% पर वह निर्यात कर देगी अमेरिका में और कहेगी हमने मुनाफा कमा लिया। तो फैक्ट क्या है? और बांग्लादेश का जिक्र अचानक क्यों शुरू हो गया? दरअसल हकीकत यह है कि अगर आप 1 बरस पहले के आंकड़े को समझे भारत और बांग्लादेश के और इस डील को समझें तो इस डील में व्यवस्था की गई है कि जो अमेरिका से फाइबर लेगा, यानी जो कपास फाइबर है या जो सूती धागा जिसको कॉटन यार्न कहते हैं, जो लेगा वहां से और इसके साथ साथ जो सूती बुना हुआ कपड़ा भी लेगा,
वह जब उसको प्रोसेस करके अमेरिका को भेजेगा तो उसको 0% ही वहां पर टैरिफ देनी होगी। अब सवाल है कि बांग्लादेश 0% में एक्सपोर्ट माल करेगा, 0% में वो सामान अमेरिका से उठाएगा। क्या यह भारत के लिए संभव है? क्योंकि भारत में कपास तो बहुत होता है और परिस्थिति यह है कि भारत दुनिया भर में अपने कपास को एक्सपोर्ट करता है। और अभी तक यानी जो हम पिछले साल का जिक्र कर रहे हैं उसमें भारत ने सबसे ज्यादा कपास बांग्लादेश को ही दिया है और अब बांग्लादेश ने वो शटर गिरा दिया, अब वो अमेरिका की तरफ चला गया। और पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत भी अमेरिका से ले लेगा कपास, सूती धागा। तो भारत की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो किसानों से शुरू होती है वो किसान खत्म हो गए। और अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर वहां से सामान नहीं लेते हैं और यहां पर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने ही कपास, अपने ही सूती धागे से जो टेक्सटाइल बनाएगी और उसको जो अमेरिका भेजेगी तो उसमें 18% टैरिफ लग जाएगा। तो यहां का माल उठाइएगा तो वहां गए, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुनाफा नहीं, वर्ल्ड मार्केट और अमेरिकी मार्केट में वो टिक नहीं पाएगी। और अगर बाहर यानी अमेरिका का सामान आ गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लाभ हो गया तो किसान पूरे खत्म हो गए। यही बात राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं और कह भी रहे हैं। लेकिन एक हकीकत जो हमने आपसे कहा ना कि साल बरस पहले का एक आंकड़ा भी देख लीजिए। दरअसल बांग्लादेश भारत से जो कपास फाइबर होता है पूरे वर्ल्ड से वो लगभग $2.5 बिलियन का कॉटन फाइबर वो खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। और उसमें भारत सबसे ज्यादा है, $655 मिलियन का भारत एक्सपोर्ट करता है। कॉटन फाइबर जिसको कपास फाइबर कहते हैं वो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में एक बरस पहले। दूसरे नंबर पे ब्राजील है जो $604 मिलियन का करता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है जो $255 मिलियन का करता है और टोटल $2.5 बिलियन है। तो ये कपास फाइबर जो भारत भेज रहा था 655 मिलियन का, अब वो बंद हो गया। इसके बाद आइए कॉटन यार्न जिसको सूती धागा कहते हैं। ये तकरीबन बांग्लादेश जो इंपोर्ट करता है वो $1.8 बिलियन का है और उसमें सबसे ज्यादा भारत का ही सूती धागा बांग्लादेश जाता है जो तकरीबन $1.6 बिलियन है। यानी 90% से ज्यादा सूती धागा भारत का ही बांग्लादेश जाता है। यह भी बंद हो गया। तीसरी परिस्थिति आती है वोवन कॉटन फैब्रिक यानी सूती बुना हुआ कपड़ा। बांग्लादेश इंपोर्ट करता है $1.3 बिलियन जिसमें भारत $194 मिलियन का देता है मैक्सिमम। चाइना देता है 601 मिलियन का। भारत का रास्ता यहां भी बंद हो गया। अमेरिका से उसने सामान मंगा लिया। तो यानी भारत के भीतर होने वाला कपास फाइबर हो, सूती धागा हो, सूती बुना हुआ कपड़ा हो, अब वो बांग्लादेश नहीं जाएगा। और जब वो नहीं जाएगा तो ये सामान कहां जाएगा? और नई मुश्किल ये हो गई कि अमेरिका उसी सामान पर 0 टैरिफ लगाएगा जो कि कच्चा माल उससे जो इंपोर्ट कर लेगी कंट्री। तो बांग्लादेश भारत के बदले अमेरिका को चूज कर रही है, फायदेमंद भी उसके लिए है। भारत का टैरिफ है, वहां 0% टैरिफ है। उसको सामान भी बेचना है अब अमेरिकी बाजार में, तो अमेरिकी बाजार में वो मैक्सिमम सामान अब भेज सकती है। इसी बात का जिक्र राहुल गांधी पीयूष गोयल का नाम लेकर कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ भी है या नहीं है? पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। और यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है और अंतर्राष्ट्रीय डील, वह भी यूएस डील को लेकर भारत की अंदरूनी राजनीति का तापमान गर्म होना शुरू हो जाता है। और तब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई भारत ने जो अमेरिका के साथ डील की है उसमें भारत सरकार की गर्दन अमेरिका ने पकड़ रखी है, और जो मामले इस दौर में उभर कर सामने आ रहे हैं या आने वाले हैं उसमें अमेरिकी अदालत में फंसा हुआ अडानी का मामला हो जिसका जिक्र राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल जिसमें अभी बहुत सारे कच्चे चिट्ठे आने वाले हैं। यह सवाल
इसलिए ज्यादा आसान भी है और समझना जरूरी भी है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में जब भी प्रधानमंत्री मोदी यात्रा करते हैं तो अक्सर वहां पर दो राष्ट्राध्यक्षों के सामने जो वर्ल्ड मीडिया होता है उसको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है कि वह कुछ भी सवाल पूछ दे। उसका एक डिकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तौर तरीके होते हैं, कौन से सवाल ऐसे ना हो जो कि मेहमान राष्ट्राध्यक्ष को परेशानी में डाल दे। ऐसा होता नहीं है। लेकिन बरस भर पहले पहली बार जब फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, उस वक्त एक असहज करने वाला सवाल भी पूछा गया। और वो सवाल उस वक्त क्यों पूछा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों इजाजत दे दी या व्हाइट हाउस ने उसको क्यों नहीं रोका, और वो धीरे धीरे कैसे अमेरिका के भीतर बढ़ता चला गया, और राहुल गांधी उसे अब खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे कि दरअसल ट्रंप बाखूबी जानते हैं कि भारत के भीतर कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का मतलब क्या है, यानी अडानीज और मोदी के नेक्सस का मतलब क्या है। और भारत की अंदरूनी राजनीति में भी यह नहीं छुपा है कि इस नेक्सस का मतलब तो 2013 जब अडानी के चार्टेड पे घूमते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार यात्रा पर निकला करते थे तो हर कोई नजर आ रहा था, हर कोई देख रहा था। उस दौर के विमान यात्रा को कौन भूल पाया होगा, वो तो आज भी हर जहन में होगा। लेकिन वो बात निकलते निकलते जब एक घूस कांड और होते होते उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जाकर पहुंच गई जिसका जवाब 18 महीने तक सरकार ने नहीं दिया, और उसके बाद वहां की अदालत में यह फाइल जब खुली तो अगला सवाल यह भी है, यह कैसे संभव है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जानकारी बिना इजाजत वो मामला खुल जाए जो भारत के प्रधानमंत्री को मुश्किल हालात में खड़ा कर दे, और भारत के मुश्किल हालात के भीतर विपक्ष की राजनीति और उसमें राहुल गांधी उसे मुद्दा बनाने से चूके नहीं, जिसका जिक्र वो पार्लियामेंट के भीतर भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। यह सवाल फरवरी 2025 में ठीक बरस भर पहले जिस व्यापारिक डील की पहली लकीर खींची गई थी उसी वक्त अडानी का सवाल भी वहां पर उठा था। और अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जब यह सवाल उठाया था तो वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो जवाब आया था, हमें लगता है आज उसको याद करना चाहिए, देख लेना चाहिए। Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। दरअसल यह सवाल तीन बातों की तरफ इंगित करता है जो बरस भर के बाद भारत की राजनीति, भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर उथल पुथल मचा चुकी है, और सरकार के सामने एक ऐसा त्रिकोण है जिसमें वह खुद फंस चुकी है। अडानी का मामला, ट्रेड डील का मामला, और तीसरा मामला एप्स्टीन का मामला है। और इन तीनों की परिस्थिति के साथ किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। उनकी छवि तार तार ना हो जाए, इसको उस राजनीति को बचाना है जो इस वक्त सत्ताधारी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील पर पूरे तरीके से खामोशी बरत ली। एप्स्टीन फाइल में जब पहली बार जिक्र हुआ तो हरदीप पुरी तो सामने आ गए और क्या क्या कहते चले गए, उस पर बंदिश कोई कैसे लगाएगा, क्योंकि वह एक पुराने ब्यूरोक्रेट है और ब्यूरोक्रेट इस उम्र में आते आते रिटायरमेंट के बाद की उम्र को जी रहे बतौर मंत्री, तमाम विशेषाधिकार उनके साथ जुड़े हुए हैं और यह फाइल बड़ी होती चली जाएगी, यह हर कोई जान रहा है। लेकिन पहला जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी का हुआ, जिसका जिक्र किसी दूसरे ने नहीं, बकायदा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहकर किया था कि जो एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है कि वो इजराइल गए थे, तो इजराइल तो गए थे, लेकिन उसके बाद जो जिक्र है वो बकवास है। अब सवाल है, एप्स्टीन फाइल में अभी और पन्ने हैं, बहुत सारे पन्ने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और यह भी हर कोई जानता है कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति इससे बाखूबी वाकिफ है। वो जानते हैं अडानी केस कहां है, उसमें किसकी गर्दन फंसेगी, वो जानते हैं एप्स्टीन को लेकर अब किसकी गर्दन फंसेगी।
भारत के भीतर उसको लेकर कैसे उहापोह की परिस्थिति आएगी। वो ये भी जान रहे हैं कि दरअसल जिस ट्रेड डील को लेकर वो अमेरिका को लाभालाभ की स्थिति में ला रहे हैं, इससे भारत की राजनीति के भीतर भूचाल तो आएगा जो आ चुका है। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है, क्या इस वक्त अलग अलग मुद्दों को लेकर जो तीन चेहरे सामने उभरते हैं, उसमें एक अडानीज का चेहरा है, एक हरदीप पुरी का चेहरा है और एक पीयूष गोयल का चेहरा है। तो क्या सबको शहीद कर दिया जाए? जी नहीं, बलि का बकरा बना दिया जाए। क्या यह एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया कि अब सत्ताधारी बीजेपी के सामने या मौजूदा सरकार को संभाले हुए नेताओं के सामने भी यह मुश्किल सवाल है कि उन्होंने भी कोई नंबर 2 खड़ा नहीं किया है। इसीलिए उस छवि को बरकरार रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और इसकी राजनीतिक शुरुआत विपक्ष के नेता को निशाने पर लेते हुए उन्हें आप मूर्ख कह दीजिए, क्यों बनाया गया यह कह दीजिए, सबसे ज्यादा ना जानने वाले शख्स के तौर पर कह दीजिए, सब कुछ कहा जा रहा है। और परिस्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि इन सब के बीच क्या करना है खुद ही नहीं पता है। तो अपने ही सांसद के जरिए कैसे मोशन का जिक्र करवा दिया गया, जो पहले प्रिविलेज मोशन था अब सस्टेनेबल मोशन है। वो जानते हैं कि यह मोशन जैसे ही पार्लियामेंट के भीतर खुलेगा तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, वो एप्स्टीन फाइल का जिक्र हो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी की गई है, जो अडानी केस का जिक्र हो, जो ट्रेड डील के भीतर की परिस्थितियों, सारे डॉक्यूमेंट जब सदन में रख दिए जाएंगे तो सरकार उस पर क्या डिस्कशन करेगी जब वो फैक्ट्स के तौर पर मौजूद होंगे। आप मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सूचना को मैनेज कैसे करेंगे? सूचनाएं तो अब दुनिया भर के भीतर अलग अलग माध्यमों से चली जाती, और ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं देख रही है भारत की तरफ। भारत के भीतर की मीडिया चाहे खामोशी बरत ले, आंखों पर पट्टी डाल ले, इनकार कर दे कुछ भी कहने से, या फिर सरकार की वकालत में उतर आए, लेकिन यह तो एक राजनीतिक मुहाने पर आकर इस देश की राजनीति खड़ी हो गई है, जहां पहली बार एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की वो छवि और उनके पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम है जिनके जरिए जो निर्णय लिए गए, और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति को संभाले हुए राहुल गांधी हैं। तो चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो चाहे होम मिनिस्टर हो, बातों को सुनिए। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें। यानी सरकार ट्रेड डील को लेकर जवाब नहीं दे रही है, ट्रेड डील के ऊपर जो शख्स कह रहा है उस शख्स को निशाने पर लेकर कह रही है कि हम सही हैं। राजनीति के इस मोड़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही परिस्थिति होती है। पहली परिस्थिति, सरकार अंदरूनी राजनीति में पहली बार संकट में है, और दूसरी परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो ताकतें भारत के साथ डील कर रही थी, डील कर रही है, या भारत की जो पूरी 10-11 बरस की राजनीति जिस अमेरिका के साथ चल रही थी, उस अमेरिका को क्या अब लगने लगा कि जितना उपयोग होना था वो मौजूदा राजनीतिक सत्ता का हो गया। अब क्या किसी दूसरे व्यक्ति को तलाश लिया जाए? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? जितना पा सकते थे पा लिए, अब इसके बाद यह काम तो कोई भी करेगा, लेकिन वो नए नजरिए से करेगा। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा लिए तो ऐसा थोड़ा ही है कि उसके परिवार वाले अब उस सत्ता का उपभोग नहीं करेंगे, लेकिन अब अमेरिका के हिसाब से वो काम करेंगे। एक मैसेज देना था, तो क्या ये मैसेज नए तरीके से भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, या फिर भारत की राजनीति जो अभी तक एक तरफा हिसाब से चलती रही, अब उसके सामने संकट है कि वह किस ताने बाने को कहां तक छेड़े। इसीलिए बीते 11 वर्षों में कभी किसी का इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो क्या किसी इस्तीफे से कोई ऑक्सीजन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मैसेज तो यह भी है, मैसेज तो यह भी है कि डील तो हो गई और डील तो होगी, घेराबंदी तो हो चुकी है, घेराबंदी तो कर चुके हैं,
क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर की भारत की वो राजनीति ही डगमगा गई जो अपने पड़ोसी देशों को लेकर अभी तक चल रही थी, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान या चीन ही क्यों ना हो। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की जो वैचारिक और विरासत की परिस्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध रूस के साथ थे, ईरान के साथ थे, वह भी तो डगमगा गए। जो स्थिति फिलिस्तीन और गाजा को लेकर थी, उसको भी तो हमने अपने अनुकूल कर लिया। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आश्रय एक दूसरे को कूटनीतिक तौर पर साधना और अंदरूनी राजनीति में कौन सत्ता में रहेगा नहीं रहेगा, इसको लेकर नए नए पैमाने भी तय करना और वो एक थ्रेट की तरह हो, यह मैसेज कम से कम इस वक्त भारत की राजनीति में उभर कर आ चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री खामोश तो हैं, लेकिन वो जानते हैं कि असल ऊर्जा तो चुनावी जीत से ही तय होती है। इसीलिए तो आज वो असम की सड़कों पर नजर आए। यानी भारत की सत्ता का चुनावी जीत का नजरिया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका का भारत की सत्ता को लेकर नजरिया, दोनों दो अलग अलग रास्तों पर निकल चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, इसकी उम्र कितनी होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें